नमस्कार। शोमृतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। चुनाव का गहमागहमी चल रही है। राजनीतिक परिदृश्य में सबसे मुख्य मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा यही बना हुआ है। हालांकि चुनाव पहले भी हुए हैं और एक दो दिन बाद रिजल्ट आने के बाद ये चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे क्या कारण है? उसका मुख्य कारण क्या है कि गुजरात के जो परिणाम आए वह अभूतपूर्व थे और मोदी जी की छवि जो है बहुत बड़ी हो गई। इससे केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आज ही कुछ विदेशी समाचार पत्रों में इस जीत का जिक्र किया गया। जो ये प्रचंड जीत थी, ऐतिहासिक जीत थी, रिकॉर्ड तोड़ जो जीत थी, उसे एक तबका मीडिया का, जो वामपंथी मीडिया है, एंटी बीजेपी मीडिया है और कांग्रेस का खरीदा हुआ मीडिया है या आम आदमी पार्टी का मीडिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को डाउन करना है, तो सदमे में चले गया था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे ये इसका प्रभाव अखिल भारतीय होने लग गया था गुजरात के चुनावों का, तो टूल किट गैंग जो है सक्रिय हो गया। अब वो एक एजेंडा लेके आ गया कि ये जीत कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हिमाचल में जो है ये हार गए। बीजेपी हिमाचल प्रदेश आ गई और कांग्रेस जीत गई। और ऐसे ही जो है एमसीडी में उनकी सरकार बनी। पहली बात तो ये है कि एमसीडी में कोई सरकार नहीं है, वहाँ एक मेयर होता है। लेकिन इसको जो है, इसे 2-1 का वो देने के लिए उन्होंने एमसीडी को भी जोड़ दिया है। इस जीत को कम करने के लिए और जो 4-5 जो उपचुनाव हुए उनको भी जोड़ दिया कि इतनी जगह हारे हैं। तो बीजेपी की ये जीत जो है कोई जीत नहीं है और मोदी का कोई करिश्मा नहीं है। तो सारा टूल किट गैंग जो है, जो परिणाम आते 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 जो है कोमा में चले गया था, सदमे में चले गया था, अब एकाएक फिर जागृत हो गया। अब इस नैरेटिव को बदलने के लिए और नया नैरेटिव पैदा करने के लिए ये सब तैयार हो गए। जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, आशुतोष हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, या जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर जितने भी हैं जो पत्रकारिता से जो रिजेक्ट होकर के यूट्यूबर बन गए हैं, ये सब सक्रिय हो गए। देखिए, जो टीवी की जो बहस हो रही है वो ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि ज़्यादातर पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कहेंगे वो इस नैरेटिव को बदलेंगे कि जो मोदी जी की जो जीत हुई है गुजरात में, वो पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन असली जो है, ये जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो इनकी मदद से चल रहे हैं, अब ये इस नैरेटिव को बदलने में लग गए हैं। मैं कई यूट्यूबर्स को देखता हूं कभी कभार कि ये क्या कह रहे हैं गुजरात के चुनाव से पहले। तो गुजरात के चुनाव से पहले तो ये सब बीजेपी को जो है हारता हुआ दिखाई दे रहा था और आम आदमी पार्टी को उसका प्रभाव दिखा रहे थे, उसको सत्ता में ला रहे थे, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के बीजेपी को हरा देंगे। बड़े बड़े उन्होंने लोगों से बात करी, ये सब सिलेक्टेड लोगों से, जो टारगेटेड, जो उनका वो था ऑडियंस, उनसे उन्होंने बात करी इनके खिलाफ, बीजेपी खिलाफ। यहाँ तक कि मैं अजीत अंजुम का वो देख रहा था, बड़ा लंबा शो किया उन्होंने उसके साथ, शंकर सिंह बघेला के साथ, जो कांग्रेस में चले गए थे और जिनका बेटा जो है गुजरात से लड़ रहा था। तो नेचुरली शंकर सिंह बघेला तो कांग्रेस बीजेपी के विद्रोही हैं, बीजेपी से निष्कासित हैं, या वो छोड़ के चले गए थे। तो वो जो भी उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने सब कुछ झूठ कहा। जो पुलवामा हुआ उस पर भी उन्होंने कहा सरकार का है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, जो कि उनका ये दिखाता है कि कितने निराश हताश हो गए हो। तो अजीत अंजुम उनको लेकर के बड़ा लंबा उन्होंने उसका इंटरव्यू छापा
मतलब अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में जो है उनका इंटरव्यू दिखाया। ऐसे ही अपने पुण्य परशुन वाजपेयी, इस सवाल से दूसरा सवाल उठता है, इससे दूसरा उठता है, दूसरे से तीसरा उठता है, अब इससे ये उठता है, और साउथ गुजरात में ये हालत है, उसमें ये हालत है, ये करते करते, लेकिन जब एग्जिट पोल जब आए उसके बाद से उनका नज़रिया बदल गया, क्योंकि जब तो सामने सच्चाई थी, और जब परिणाम आए तो वो तो बेहोश, ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे। मतलब वो यहाँ तक आ गए थे कि मोरबी का पुल टूटा तभी जो है बीजेपी नहीं हारी। वो एक हादसा था, ये कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी वालों ने करवाया होगा। और जो भी इसके जिम्मेवार होंगे इस हादसे के, वो सब नपेंगे, वो कोई भी हो। इस राज्य में किसी को छूट नहीं है कि गलत करो और छूट जाओ, एंडरसन की तरह जहाज में ले जा करके विदेश में छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तो उस दिन जब रिजल्ट आ गए तो सारे के सारे हताश हो गए थे। फिर इसके बाद जो है टूल किट गैंग ने आपस में मीटिंग की होगी, क्योंकि ये तो सब एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं कि नहीं, मोदी की जो छवि बन रही है इसको हमें किसी तरह डाउन करना है। तब ये बोला है कि हिमाचल में मोदी हार गए, एमसीडी में उनकी सरकार नहीं बनी, सरकार एमसीडी में सरकार उनकी सरकार नहीं बनी, सारे उपचुनाव हार गए। इस ढंग से जो है अब नया नैरेटिव सेट हो रहा है कि मोदी का प्रभाव जो है केवल वहीं तक है। बल्कि विनोद शर्मा है, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक या जो भी है वो, तो उनका मैं देख रहा था, ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि आपने जो है गुजरात को बिल्कुल पोलराइज कर दिया। आज ये चर्चाएं इतनी हो रही हैं कि ये उपचुनाव हार गए, जबकि अभी कुछ ही समय पहले 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें 4 राज्य बीजेपी जीती और कई उपचुनाव जीते। तब ये चर्चाएं नहीं हुई, तब उपचुनाव थे। आज के उपचुनाव जो है मोदी से लिंक्ड हैं। तब ये नहीं था कि ये उपचुनाव भी मोदी से लिंक है या ये राज्य भी मोदी से लिंक है। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस ढंग से वापसी हुई बीजेपी की, ऐतिहासिक, मतलब कई वर्षों बाद ऐसा होगा कि एक सरकार दोबारा लौट करके आई। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का जब तक वर्चस्व था उसके बाद कभी ऐसा होगा। मतलब जोड़ तोड़ करके भले ही कोई आ गया हो, लेकिन ऐसा अपनी मेजोरिटी कोई नहीं लाया जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इस नैरेटिव बदलने के लिए, मोदी के कदम कम करने के लिए अब चर्चाएं उपचुनाव पे हो रही हैं, चर्चाएं हिमाचल को लेकर हो रही हैं। क्यों नहीं हार सकते, लेकिन गुजरात क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस रखता है, पूरी भारत की राजनीति में एक विशेष उसका स्थान है, तो इसलिए वो उसका अलग महत्व है। उसको आप हिमाचल से नहीं जोड़ सकते हैं। हिमाचल में बीजेपी हारी है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि साहब वहाँ ट्रेडिशन रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है। ये अदला बदली लगातार कई समय से हो रही है। हालांकि यही जो ट्रेंड था वो उत्तराखंड में टूट गया था, हिमाचल में नहीं टूटा। और ये जरूर है कि 1% का फर्क रहा, 0.9% का जो है वोटों का फर्क रहा। और मैं कर ये भी कोई मायने नहीं रखता। जो लोकल नेता होते हैं उन पर भी राज्यों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उनकी परफॉर्मेंस भी जो है मायने रखती है, और उनकी गुटबाजी तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गुटबाजी थी, 2 धड़े साफ थे, जैसे अब कांग्रेस में दिख रही है। कांग्रेस ने 40 सीट जीत ली है, और मेरे ख्याल है 36 का शायद वहाँ पर बहुमत का आंकड़ा, या 35 का, जो भी है, 4-5 सीटें ज़्यादा आई। तो वहाँ जो है 3 टुकड़े हो गए। प्रतिभा सिंह जो है, जो वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, उनका अपना दावा है। और जो सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको शायद अभी इन्होंने घोषित करने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो उनका अलग धड़ा है, और एक धड़ा और भी है। तो वहाँ तो जैसे वहाँ इनके 3 धड़े वैसे यहाँ भी थे। और मुझे तो ये लगता है कि अगर यही स्थिति रही हिमाचल में,
तो इनकी सरकार ज़्यादा नहीं टिकेगी। जो वीरभद्र सिंह का अपना प्रभाव रहा है और उनके परिवार को अगर वो सत्ता नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और आप जो है दो पैमाने नहीं रख सकते हैं कि केंद्र में तो गांधी परिवार ही रहेगा लेकिन और जगह कोई परिवार नहीं रहेगा। तो इस बात की बहुत संभावना है कि हिमाचल में आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर के अंदर ये सरकार गिर सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो स्थानीय मुद्दों में भी होता है। मोदी जी ने जरूर ये कहा कि आप मुझे वोट दे रहे हैं, आप कैंडिडेट को मत देखो। इसके पीछे कारण था, क्योंकि उन्होंने गुजरात में और हिमाचल में दोनों जगह कई जो विधायक हैं उनके टिकट काट दिए थे। तो उस डैमेज को रोकने के लिए उन्होंने ये कहा। लेकिन मुख्य जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। अभी मैं एक रिटायर्ड कोई सेना के अफसर हैं, उनका ट्वीट पढ़ा था। तो वो कह रहे थे कि OROP में जो है, OROP नहीं मिला है, हालांकि मिला तो सबको ये, लेकिन कुछ उसमें एनोमलिटीज होंगी या कोई लोग छूट गए होंगे किसी कारणवश, जो कि सेना के ही नियमों के हिसाब से जिनको नहीं मिला होगा, इसलिए हिमाचल में हारे। तो भाई साहब, उत्तराखंड में जो है हिमाचल से ज़्यादा फौजी रहते हैं और पहले CDS भी उत्तराखंड के ही जो है स्वर्गीय बिपिन रावत रहे। तो वहाँ तो ऐसा कोई इश्यू नहीं बना। OROP भी जो है, अगर कोई किसी ने दिया है, जो कई सालों से इनकी वो थी, मांग थी सेना की, वो भी बीजेपी नहीं दी। जबकि ये OROP केवल सेना में है और कहीं नहीं है। किसी भी सरकारी विभाग में इस टाइप का कि आप कभी भी रिटायर हो तो आपको आज के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी, 1 रैंक 1 पे जो है। तो ये भी स्पेशल एक 10,000 करोड़ का मोदी जी ने प्रोविजन किया था OROP को लाने के लिए। और जैसे वो सत्ता में आए थे 2014 में, तभी उन्होंने ये कर दिया था, ये घोषणा कर दी थी OROP की। तो इस ढंग से मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि साहब ये ऐसा हुआ कि सैनिकों का भी जो है इसमें नाराजगी थी। या जो ओल्ड पेंशन स्कीम, अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू होना चाहे किसी की भी सरकार आए, इसका रिवाइवल असंभव है। ये कोई बीजेपी की नहीं था, वेल थॉट हुआ है। इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। जो कमेटियां थी, ये कोई ये नहीं कि इन्होंने ही आकर के किया हुआ, वाजपेयी जी ने, उससे पहले वाजपेयी जी से पहले भी कोई सरकार रही होगी, उस सरकार का बनाया हुआ था। तो उसके जगह तो उन्होंने NPS तो ले आए थे, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, आप उसमें कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि अब तो सरकारी कर्मचारियों को कोई कम सैलरी नहीं मिलती है। आज हर कोई सरकारी कर्मचारी बनने को तैयार है। वहाँ की सैलरी और काम करने की सुविधा, कि आप काम करो तभी पेंशन सैलरी मिलेगी, न करो तब भी मिलेगी। तो उसका चार्म ये है। अब उसमें सिर्फ इतना ही रह गया है कि उनको पेंशन नहीं मिलती, लेकिन आप NPS ज्वाइन कर सकते हैं। NPS में भी वो मिलेगी, पेंशन मिलेगी। आप अपना कंट्रीब्यूट कीजिए, उसमें विभाग भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इतना बड़ा इश्यू ये है नहीं, लेकिन ये है कि नैरेटिव बदलने के लिए इस ढंग की बातें हो रही है। अब मैं आता हूँ MCD में। MCD को वे सरकार बना रहे हैं कि साहब ये जो है ये भी एक सरकार है। MCD में 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी, तो एटलीस्ट एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। और मतलब फर्क कितना रहा? कुछ भी फर्क नहीं रहा, 30 सीट का फर्क रहा, केवल 30 का। अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूं। इनको ये डर है कि क्योंकि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है पार्षदों पे, तो आम आदमी पार्टी को ये डर है कि बीजेपी जो है इनके वो न तोड़े। ठीक है, उन्होंने जो ये कहा, ये मॉरली जो है एक उन्होंने पैमाना रख दिया कि जो है ये तोड़ते हैं, लेकिन खुद 2 तोड़ दिए। खुद 2 कांग्रेस के पार्षद इन्होंने तोड़ दिए। अब इनके 10 टूटेंगे तो इनको ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि हमारे लोग तोड़े गए। हालांकि वो दोनों फिर शाम तक वापिस आ गए। मतलब कुछ समय बाद जो है वो जो दोनों पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे,
वो लौट करके फिर कांग्रेस में चले गए। तो ये जो है ये स्थिति पार्षदों वाली स्थिति है। तो अगर 15 टूट जाते हैं या इनके 34 है ना, तो 34 में से 6-7 भी अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं तो ये अल्पमत में आ जाएंगे। तो ये जो आगे का दौर होगा ये दल बदल का ही दौर होगा, आस्थाएं बदलने का दौर होगा। क्योंकि जैसे प्रिडिक्ट किया गया था, जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी, ऐसा कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। और अब लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो टूल किट गैंग जो है इसको भी सरकार मान रहा कि ये भी सरकार है। भैया मेयर है, वो कुछ नहीं है। जैसे मेयर, जैसे बीएमसी में मुंबई में जो है 15 सालों से शिवसेना का मेयर चला आ रहा। इस बीच कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, शिवसेना इसकी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, फिर अघाड़ी सरकार आई, फिर ये दोबारा जो है शिवसेना, जो मुख्य शिवसेना अब जो है, और बीजेपी की सरकार है। तो ये तो किसी ने कहा कि नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर शिवसेना का राज है तो उनकी जीत जो है बड़ी जीत है बजाय औरों के। तो ये नैरेटिव इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि ये जो एकदम पे जो कद जो बड़ा, हालांकि कद तो मोदी जी का बहुत बड़ा है, 2024 तक कोई इनके मुकाबले नहीं आएगा, कोई आ ही नहीं सकता। अब जैसे अब जो टूल किट गैंग है, कांग्रेस से तो निराश हो गया, एक हिमाचल से क्या क्या फर्क पड़ना है, 4 सीटें हैं वहाँ संसद की, तो 4-5% वोट तो मोदी जी का अपना अलग से होता ही होता है, तो चारों सीट तो बीजेपी को जानी निश्चित है। लेकिन जो है इस ढंग से जो है बताया जा रहा है कि इनका जो है मोदी जी का कद खत्म हो गया, जबकि 2024 में कोई भी नहीं है। अब मैं उपचुनाव की बात करता हूं। जितने उपचुनाव हुए उसमें से एक को छोड़ करके बाकी सब ने अपनी सीटें जीती। तो ये उपचुनाव में तो कोई मोदी जी जाएंगे नहीं, विधानसभा के जो उपचुनाव हुए। लेकिन बीजेपी ने 2 सीटें जो है इनके जबड़े से छीनी, रामपुर की छीनी और बिहार की सीट जो है छीनी। अब मैं विशेषकर बिहार पे आ रहा हूँ। बिहार में इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए थे, जिसमें से एक बीजेपी ले गई थी, एक महागठबंधन ले गया था। और ये याद नहीं दिलाएंगे कि जो सीट जो ये जो गई, जो सीटें जो जिनके उपचुनाव हुए, तो उसमें पहले जेडीयू बीजेपी के साथ था, लेकिन जेडीयू के आरजेडी के साथ मिलने पर, आरजेडी या महागठबंधन, पूरा महागठबंधन के साथ मिलने पर भी बीजेपी एक जगह जीती और दूसरी जगह जो है उसका वोट परसेंटेज, उसका वोट बहुत बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ कि वहां जेडीयू की स्थिति शून्य हो गई। जेडीयू जो कुछ था सिर्फ बीजेपी के नाम पर था, उसका नीतीश कुमार का अपना प्रभाव कोई नहीं है। ऐसे ही जो ये सीट जो है ये महागठबंधन की सीट थी, पहले आरजेडी की सीट थी, महागठबंधन ने इसको जेडीयू को दिया और वो वहां हार गए। और इस समय जो महागठबंधन बिहार में है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। उसमें लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, सानी भी है, और जितने भी हम वाले हैं, तुम वाले हो, सारे के सारे जो है बीजेपी एक तरफ, बाकी सारे दूसरी तरफ। अवश्य इसमें जो है ये पासवान जो है, रामविलास पासवान जी का बेटा जो है वो लौट के आ गया है और उससे जरूर फर्क पड़ेगा। और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जो अभी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, बिहार में 100% सीटें जो है बीजेपी को जाएंगी। जो पिछली बार उन्होंने 18 सीट जेडीयू को दान में दी थी, पार्टनरशिप की वजह से जो उनके अलॉट करी थी, तो वो भी जो इनका ये प्लस है। वो एनडीए भले ही था लेकिन ये बीजेपी में जाएंगे। अब की ये जो यूपी में है, यूपी में उन्होंने जीतना ही था,
जो मुलायम सिंह की बहू जो है, अखिलेश की पत्नी जो है, मैनपुरी सीट उन्होंने जीतनी थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह की का उनका स्वर्गवास हुआ। तो एक सहानुभूति होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक इनका वो रहा, गढ़ रहा है लंबे समय तक। और पिछली बार ये गढ़ टूटने वाला था कि इस बार उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बहू आ गई उसमें। तो ये सहानुभूति वोट है। इसको भी ये भुना रहे हैं कि मोदी जी का कुछ नहीं है। नॉर्मल स्थिति में इनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता, ये सीट जीतनी जो है बहुत मुश्किल पड़ जाती। और रामपुर तो आप देखिए, रामपुर इतिहास में पहली बार जो है एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट, एक हिंदू कैंडिडेट जो है वहां से जीता। अब ये जो है अखिलेश जो है वो करते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये इसमें जो है ये सही चुनाव नहीं हुए। यही आरोप उन्होंने चुनाव से पहले वोटिंग के बाद जो है अलीगढ़ में भी, वो ये जो इनकी मैनपुरी सीट पर भी उन्होंने यही आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप बंद हो गए, क्योंकि उनकी वहाँ बड़ी 2.25 लाख से ऊपर की जो है जीत हो गई। तो अब वो वाला नहीं कर रहे, अब रामपुर वाला कर रहे हैं। जमीन की खिसक रही है। खतौली जरूर बीजेपी हारी है, क्योंकि वो जो वहाँ के जो विधायक थे उनकी विधायकी चले गई, तो उसकी वजह से उनकी पत्नी इतनी सक्षम नहीं रही। यह हो सकता है कि क्योंकि खतौली चरण सिंह जी का मुजफ्फरनगर का एरिया रहा है, तो सहानुभूति उनको जो है मिली होगी कि भाई हमने उनके जो, क्योंकि चौधरी साहब जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, जाट नेता थे, तो जाटों ने जरूर दिया होगा थोक के भाव। लेकिन ये स्थिति यहीं तक है। आप मान के चलिएगा, जो आरएलडी है, लोकसभा में इनकी एक सीट नहीं मिलेगी जब चुनाव होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास वोट बैंक नहीं है। और जगह तो ये था कि मतलब यहाँ पर इन दोनों का, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का शुरू से ही बैर रहा। और दूसरा, इनके वोटर कहीं एक साथ नहीं है। मतलब जहां उनका प्रभाव है समाजवादी पार्टी का, वहां जाट नहीं, और जहां जाट बेल्ट है वहां इनका प्रभाव नहीं है। तो ये जो है, तो ये नैरेटिव जो है जो बनाया जा रहा है सिर्फ इस बात को करने के लिए कि यार जो है मोदी जी का कद बहुत बड़ा हो गया है, और अगर ये 24 में जीत गए तो फिर ये जो लोग मुफ्तखोर थे, जिन्हें यूपीए के समय में जो है सब कुछ करने की आज़ादी थी, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर जीना माने इस सेंस में कि अभी उनको उम्मीद है कि आगे कुछ होगा। ये हारेंगे, फिर हम जो हमारे शाही ठाठ थे, जो हम पत्रकार थे, हवाई जहाज़ों में विदेश यात्रा करते थे, वहाँ पर जाके दूतावास के दामाद कहलाते थे, वो स्थिति दोबारा लौट आएगी। तो कुल मिलाकर के टूल किट गैंग जो है कुछ दिन तक इस नैरेटिव को चलाएगा, और फिर कोई अब तो शायद कुछ महीने बाद, यानी 2023 में ही जो है कुछ चुनाव होने हैं कुछ राज्यों के। उसके बाद फिर जो है मुख्य जो नज़र रखने वाली बात होगी, जो आगे जो 3-4 राज्यों के जो चुनाव हैं, उसमें कर्नाटक बहुत मायने रखेगा। कर्नाटक में अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा नहीं आती है तो बीजेपी का जो है 24 में जो है जीतेगी सही, लेकिन वो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो होना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।